नमस्कार साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अर्वाचीन कवियों की ये जो श्रृंखला चल रही है कि जितने भी अर्वाचीन कवि हमारे सिलेबस में हैं उन सभी कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व हम इन क्लासों के माध्यम से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से कवि हैं जिनका कैसा व्यक्तित्व रहा और कैसा कृतित्व रहा है और इन्होंने संस्कृत के पीछे क्या क्या अपने जीवन में कार्य किए हैं और संपूर्ण संस्कृत जीवन में जगत में उन्हें कौन सी उपाधियों से नवाजा गया है और कौन से पुरस्कार उन्हें किस संस्था के द्वारा दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासों से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज की जो क्लास है उस क्लास के द्वारा हम पंडित नवल किशोर जो कांकर हैं, नवल किशोर जी कांकर हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व क्या रहा, इन्होंने संस्कृत के पीछे अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले जो है वह है नवल किशोर कांकर। पंडित नवल किशोर कांकर हैं, इनका व्यक्तित्व जो है वह जो समय है वह रहा था 1910 से लगा करके 1996 तक। इनका जो समय है वह 1910 से लगा करके 1996 तक इनका स्थिति काल रहा और इसके साथ में इनका जो जन्म है वह आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी और डेट की बात करें तो 5 जुलाई 1910, 5 जुलाई 1910 के दिन इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म स्थान था वह था जयपुर। जयपुर में मोस्ट ऑफ सारे अर्वाचीन कवि जितने हैं उसमें मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वह जयपुर में जन्मे हैं और इनका भी जो जन्म है वह जयपुर में ही हुआ था। इनके पिता जिनका नाम था जमनालाल कांकर और ये भी जो थे वह वैदिक कर्मकांड में निपुण थे। इसके पहले अपन ने गणेश राम जी शर्मा जो हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था। तो उनके जो पिताजी थे कुदरलाल जी वह भी वैदिक कर्मकांड में निपुण थे। उसके साथ में ये जमनालाल जी कांकर जो हैं वह भी वैदिक कर्मकांड में निपुण थे। और सबसे पहली बात एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि नवल किशोर कांकर हैं, उनका संपूर्ण जीवन एक संघर्षमय रहा। क्यों संघर्षमय रहा? क्योंकि इनके बाल्यकाल में ही, बाल्यावस्था में ही इनके माता और पिता जो हैं उनका निधन हो गया था और इनके निधन के बाद इनके जो पितृव्य चाचा हैं उनका नाम था गणेश नारायण जी। वह गणेश नारायण जी ने इनका पालन पोषण किया था, इनको बड़ा किया, इनकी शिक्षा आदि की संपूर्ण व्यवस्था की, वो सारा कार्य जो था वह गणेश नारायण जी ने किया। और वास्तव में एक माता और पिता की कमी के बाद उनका जीवन कितना संघर्षमय होगा इस चीज़ का अंदाज़ा अपन सभी लगा सकते हैं। और इनका जो निधन है वह वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन हुआ और दिनांक जो है वह 26 अप्रैल 1996 के दिन इनका निधन हो गया था। इनकी जो शिक्षा है वह व्याकरण विषय में इन्होंने शास्त्री की और वह पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। और संस्कृत जगत का तो इन्हें ज्ञान था ही, संस्कृत के साथ में ये बहुत हिंदी के भी बहुत ही अच्छे विद्वान कहे जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने संस्कृत विषय की शास्त्री आचार्य आदि परीक्षाओं को तो उत्तीर्ण किया, इसके साथ में ही हिंदी जगत की भी जो भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को और डिग्रियों को भी इन्होंने हासिल किया। और हिंदी जगत की जो साहित्य रत्न परीक्षा है जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से इन्होंने वहां से उत्तीर्ण की और एक जो उपाधि है साहित्य रत्नाकर, इस साहित्य रत्नाकर की उपाधि को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने उत्तीर्ण किया इस परीक्षा को और उस उपाधि को वहां से इन्होंने प्राप्त किया। इन्होंने हिंदी जगत की 2 उपाधियां साहित्य रत्न की परीक्षा और हिंदी साहित्य रत्नाकर, इन दोनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके इन उपाधियों को भी इन्होंने प्राप्त किया था। एक इनकी प्रसिद्धि के लिए एक उक्ति आती है वह है मार्तंडो अयम कांकरः विलक्षणः विचक्षणः। ये नवल किशोर कांकर साहब जी के लिए कहा जाता है कि मार्तंडो अयम कांकरः विलक्षणः विचक्षणः। ये उक्ति जो है, यह प्रसिद्धि जो है वह नवल किशोर कांकर साहब के लिए है। इसलिए कांकर साहब जो हैं उनके माता पिता के देहावसान के बाद इनका जो संपूर्ण जीवन था
वह संपूर्ण जीवन संघर्षमय रह गया। चलिए, इनको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी? तो इन्हें सबसे पहली जो उपाधि थी वह थी कवि भूषण की उपाधि। परीक्षा में उपाधियों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। पहली उपाधि इन्हें मिली थी कवि भूषण, और वह उपाधि मिली थी विद्या भवन काकरोली। यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन चल रहा था। इनके काव्य पाठ से प्रभावित होकर के यहाँ पर विद्या भवन काकरोली द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि से नवाजा गया था। इसके बाद गद्य सम्राट की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। गद्य सम्राट की उपाधि भी इन्हें प्राप्त थी, और वह किसने दी थी? तो राजस्थान संस्कृत संसद द्वारा यात्रा विलासम इनका जो गद्य काव्य है, इस गद्य काव्य के लिए इन्हें जो उपाधि प्रदान थी वह थी गद्य सम्राट की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। अगली जो है वह है, उस उपाधि का नाम है कवि चक्रवर्ती। कवि चक्रवर्ती की उपाधि इन्हें भारतीय विद्या प्रचार समिति गोंडा उत्तर प्रदेश द्वारा इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी। अगली जो उपाधि है वह है कवि शिरोमणि। अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश द्वारा इन्हें कवि शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी। इस प्रकार से इन्हें अगली जो उपाधि थी वह थी महामहोपाध्याय, है ना। महामहोपाध्याय की उपाधि भारतीय परिषद प्रयाग द्वारा इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि भी प्राप्त थी। इस प्रकार से इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कवि भूषण, गद्य सम्राट, कवि चक्रवर्ती, कवि शिरोमणि और महामहोपाध्याय इन उपाधियों को इन्होंने अर्जित किया था। इसके साथ में ही इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त थे? तो संस्कृत जगत का आप सभी को जैसे कि पता है कि संस्कृत जगत में माघ पुरस्कार अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है। तो जो माघ पुरस्कार है इन्हें 1977 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रबंध गद्य माधुरी, इंपॉर्टेंट रचना है प्रबंध गद्य माधुरी, इस रचना के लिए इन्हें माघ पुरस्कार से नवाजा गया था, और इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त था, और वह 1984 में और 85 में जब हमारे भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा इन्हें इनके कृतित्व से प्रभावित होकर के इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला जो ये महामहोपाध्याय की उपाधि अपन ने पहले ही पढ़ ली है कि वह भारतीय परिषद प्रयागराज द्वारा इन्हें दिया गया था। तो इन्हें माघ पुरस्कार प्रबंध गद्य माधुरी के लिए दिया गया है, और राष्ट्रपति पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त है 1984 और 85 में इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो नवल किशोर कांकर साहब हैं इन्हें ये तो उपाधियां प्राप्त थी और यही इनको पुरस्कार भी प्राप्त थे। अब अगली बात करते हैं तो वह है कि इनकी रचनाएं कौन सी थी। हमेशा मैं बोलता हूं कि व्यक्तित्व से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, न के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन कृतित्व से रिलेटेड प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनके सबसे कृतित्व की एक विशेषता थी कि इन्होंने संस्कृत में एक नया प्रयोग किया था, और वह ये था कि वैदिक काव्य था, उस वैदिक काव्य को आधार बना करके, वैदिक ग्रंथों को आधार बना करके इन्होंने एक भारत की तत्कालीन जो भी परिस्थितियां थी उन तत्कालीन परिस्थितियों को राष्ट्रवेद नाम से एक रचना लिखी, और उस राष्ट्रवेद रचना में राष्ट्र गायत्री छंद का प्रयोग करके, जिस प्रकार वैदिक का साहित्य में गायत्री छंद का प्रयोग होता है वैसे ही इन्होंने राष्ट्र गायत्री छंद का प्रयोग किया, और तत्कालीन भारत की जो भी समस्याएं थी, तत्कालीन भारत का जो भी सौंदर्य था, उसका वर्णन इन्होंने राष्ट्रवेद जो है उसमें किया था। ठीक है, ये वैदिक काव्य है, वैदिक रचना है। अगला जो है वह है कथा काव्य थे, कथा ग्रंथ थे, वह थे आदर्श कन्या सुकन्या, आदर्श कन्या सुकन्या, और अगली रचना थी वह थी भातृस्नेह। ठीक है, अपन ने इसलिए भातृ जो स्नेह है वह कथा ग्रंथ है और वह नवल किशोर कांकर साहब की रचना है। और इनके जो खंड काव्य हैं वह दो थे, द्विज दशा प्रकाश, और अगला काव्य था वह था मुंबापुरी वर्णनम। द्विज दशा प्रकाश और अगला काव्य था, उस काव्य का नाम था मुंबापुरी दर्शनम वर्णनम।
अगला जो गद्य काव्य था इनका वह था यात्रा विलासम, छात्र सर्वस्वम, प्रबंधामृतम, प्रबंध मकरंदम और प्रबंध गद्य माधुरी। प्रबंध गद्य माधुरी के लिए इन्हें कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? माघ पुरस्कार इन्हें मिल चुका था। और इनके जो गद्य काव्य हैं वह हैं यात्रा विलासम, शास्त्र सर्वस्वम, प्रबंधामृतम, प्रबंध मकरंदम और प्रबंध गद्य माधुरी। ठीक है। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वह है राजस्थानी कादंबरी, धर्म कर्व सर्वस्वम, विप्रकृपा, यज्ञोपवीत विज्ञानम, कृति परिचय, महाकवि कुमारदास, संस्कृत साहित्य में हिंदी कवयश्च, सरल संस्कृत व्याकरणम। ये इनकी जो है वह अन्य रचनाएं थी। जैसे कि अपन को पता है कि नवल किशोर कांकर साहब जो है वह जयपुर के निवासी थे, इनका जन्म वहाँ पर हुआ था। और जैसे कि हमें सबको पता है कि जयपुर की भाषा ढूंढाड़ी है, तो इन्होंने संस्कृत में तो कार्य किया ही है, हिंदी में भी कार्य किया ही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं हिंदी भाषा की उत्तीर्ण की हैं, उपाधियों को प्राप्त किया है। तो वास्तव में इस भाषा पर भी इन्होंने काम किया है। साथ में ही एक बहुत अच्छा काम किया है, वह था ढूंढाड़ी भाषा पर काम किया है। और ढूंढाड़ी भाषा पर इनकी कुछ रचनाएं भी मिलती हैं। और वह रचनाएं, वह कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा पर जो काम किया और वह जो रचनाएं थी वह है, एक तो है नवल सतसई, लाखिणा बोल आदि बहुत सी रचनाएं हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं। चलिए, इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में तो अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स आती है, वह ये है कि राष्ट्रवेद के रचयिता, इनकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है सारी रचनाओं को याद करने के लिए। राष्ट्रवेद के रचयिता नवल किशोर कांकर ने मुंबई की यात्रा करने वाले ब्राह्मण भाइयों के लिए आदर्श प्रबंध किया। ये जो है ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है इनकी रचनाओं को याद करने की। जैसे राष्ट्रवेद, तो राष्ट्रवेद इनकी रचना वैदिक काव्य है के रचयिता नवल किशोर कांकर, ठीक है, ने मुंबई यानी इनकी खंड काव्य है मुंबापुरी वर्णनम के यात्रा विलासम करने वाले ब्राह्मण से लेना, ब्राह्मण का पर्यायवाची है द्विज दशा प्रकाश, ठीक है, ब्राह्मण से लेना है द्विज दशा प्रकाश। भाई का संस्कृत शब्द है भातृस्नेह के लिए आदर्श कन्या, सुकन्या और प्रबंध से 3 रचनाएं लेनी है, प्रबंधामृतम, प्रबंध मकरंदम, प्रबंध गद्य माधुरी। ये 3 रचनाओं को प्रबंध से लेना है। इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं हैं वह इस सारी शॉर्ट ट्रिक्स में आ जाती हैं। राष्ट्रवेद के रचयिता नवल किशोर कांकर ने मुंबई की यात्रा करने वाले ब्राह्मण भाइयों के लिए आदर्श प्रबंधन किया। इस माध्यम से इनकी सारी कृतित्व को हम याद कर सकते हैं। चलिए, इनकी जो रचनाएं हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के पढ़ते हैं, क्योंकि राष्ट्रवेद जो रचना है वह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो रचना का नाम है राष्ट्रवेद। राष्ट्रवेद जो है वह वैदिक शैली को आधार बना करके वर्तमान भारत की स्थितियों, ठीक है, वर्तमान की भारत की जो भी स्थितियां उस समय की रही होंगी उसका, और राजस्थान के जो नेता हैं उन नेताओं का चरित्र किस प्रकार का रहता है उसका वर्णन राष्ट्रवेद के माध्यम से नवल किशोर कांकर साहब ने व्यक्त किया था। और इसमें इस रचना को 11 सूक्तों में निबद्ध किया है, ठीक है। कितने सूक्तों में? 11 सूक्तों में निबद्ध किया है। वैदिक गायत्री छंद के समान ही राष्ट्र गायत्री छंद का प्रयोग किया गया। इसमें जिस प्रकार से वैदिक गायत्री छंद होता है वैसे ही राष्ट्र गायत्री छंद, नया छंद का आविष्कार किया और इस छंद में संपूर्ण रचना को बनाया। और राष्ट्र गायत्री छंद में 3 पाद और 24 अक्षर थे और प्रत्येक पाद में 8 अक्षर थे। प्रत्येक पाद में 8 अक्षर थे और अक्षरों की टोटल संख्या जो थी वह
24 थी। चलिए एक इसकी प्रस्तावना में या समस्त सूक्तों से पूर्व एक राष्ट्र गायत्री छंद में एक मंत्र भी है, महो राष्ट्रस्य धीमहि वर्यो धूम्रवर्धनम धियस्तन्न प्रचोदयात्। ये जो है वह गायत्री राष्ट्र गायत्री छंद में लिखा गया इनके द्वारा मंत्र है। और 11 जो सूक्त हैं, राष्ट्रवेद जो रचना है उसके 11 सूक्त हैं, और उन 11 सूक्तों का जो क्रम है, हो सकता है वह परीक्षा में पूछ ले, या हो सकता है ये भी हो सकता है कि परीक्षा में 11 सूक्तों में से ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से राष्ट्रवेद जो रचना है उसमें कौन सा सूक्त नहीं है या कौन सा है। ये प्रश्न पूछने के चांस रहते हैं। हम जो टेस्ट सीरीज अपने प्लेटफॉर्म पे चल रही है उसमें भी हमने ये प्रश्न को पूछा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 11 सूक्तों में पहला है श्रेय सूक्त, गुरु सूक्त, मातृ सूक्त, राष्ट्र सूक्त, राष्ट्रपति सूक्त। अगला सूक्त है गांधी सूक्त, नेहरू सूक्त, इंदिरा सूक्त, कृषक सूक्त, दिष्ट सूक्त और अभिष्ट सूक्त। इस प्रकार से 11 सूक्तों के माध्यम से इन्होंने नवल किशोर कांकर साहब ने राष्ट्रवेद की रचना की, और उस राष्ट्रवेद रचना में तत्कालीन जो भी भारत की व्यवस्था थी उसके बारे में और यहाँ की जो भी प्रजातंत्र की व्यवस्था थी उस पर इसका वर्णन इस राष्ट्रवेद रचना में इन्होंने किया है। इनकी जो भाषा थी वह एकदम प्रवाहपूर्ण थी और एकदम सरल संस्कृत भाषा का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। चलिए अगली जो रचना है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि वह रचना कौन सी है। तो उस रचना का नाम है यात्रा विलासम। यात्रा विलासम जो है वह इनकी वास्तव में जब इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की थी, इन्होंने जब उत्तराखंड की यात्रा की थी तो उस उत्तराखंड की यात्रा का वर्णन इन्होंने यात्रा विलासम में किया है। हो सकता है परीक्षा में पूछ ले यात्रा विलासम में कौन से राज्य की यात्रा का वर्णन है, तो उसमें वर्णन है वह है उत्तराखंड की यात्रा का। उत्तराखंड की यात्रा का उसमें वर्णन है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों के मानव स्वभाव, आचार परंपरा, रहन सहन, इस सब की बात यात्रा विलासम में की गई। जब ये उत्तराखंड की यात्रा पे गए तो विभिन्न स्थान जैसे ऋषिकेश है, देहरादून है, ये सारे चीज वहाँ पर बीच में दिल्ली है, ये सारे स्थान वहाँ पर बीच में इनके यात्रा के दौरान आए। तो उस समय उन्होंने वहाँ के रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की बोलचाल, इस सब का एक गहन विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद जो उत्तर आए, जो इनके परिणाम सामने आए, उनका वर्णन इन्होंने यात्रा विलासम जो है उसमें किया। और इसका वर्णन जो विभिन्न शीर्षक हैं उन शीर्षकों का नाम है देहल्याम स्त्रीजनः, देहल्याम पुरुषः, हरिद्वार गंगा तटम, स्त्रीणाम स्नानम और पर्वतीयाः स्त्रियः। इन शीर्षकों के माध्यम से इनके यात्रा में, उत्तराखंड की यात्रा, वैसे आप सभी को पता है उत्तराखंड जो है वह पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इस यात्रा के दौरान इनके इन शीर्षकों के माध्यम से इन्होंने इस यात्रा का वर्णन किया। इस यात्रा विलासम में जो प्रकृति चित्रण है वह भी अपने आप में बहुत ही सुंदर है। इन्होंने इन टॉपिकों के माध्यम से भैरव घाटी भयंकरता, वर्षा झुंझुत्पाता, उत्तर काशी मार्गे वर्षोत्पाता आदि शीर्षकों के माध्यम से इन्होंने जो क्या किया है, प्रकृति का भी बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने चित्रण किया है, ठीक है। और अगला और एक चीज ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस यात्रा विलासम काव्य के लिए इन्हें सम्मानित किया था। वहाँ के जो राज्यपाल थे इन्होंने इस रचना से प्रभावित होकर के इन्हें सम्मानित किया था। अगली जो है उस रचना का नाम है आदर्श कन्या सुकन्या। आदर्श कन्या सुकन्या जो है वह पौराणिक आख्यानों पर आधारित रचना है, ठीक है। अगली जो रचना है उसका नाम है भातृस्नेह। ये जो है पारिवारिक इतिवृत्त पर आधारित सामाजिक जो परंपरा है उस पर आधारित रचना है। इसमें क्या होता है कि जो बड़ा भाई होता है वह बड़ा भाई एक सहन शक्ति की मूर्ति कह सकते हैं, और वह अपने छोटे भाइयों के हर क्रोध को, हर प्रतिकार को सहन करता है ना। और वह जानता है कि उसका जो अकारण क्रोध है वह व्यर्थ है,
बड़ा भाई जानता है, ज्येष्ठ भ्राता जानता है, लेकिन फिर भी उस क्रोध को वह सहन करता है। और सहन करने के बाद छोटे भाई को जब ये इस चीज का अनुमान उसको पता चलता है वास्तविक परिस्थितियों का, तब उसे पश्चाताप होता है। और पश्चाताप करने के बाद वह अपने भाइयों से, बड़े भाई से, ज्येष्ठ भाई से क्षमा याचना करता है। और इसी बात को यहाँ पर भातृ स्नेह के माध्यम से नवल किशोर कांकर साहब ने दर्शाया गया है कि बड़े भाई का अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह प्रेम किस प्रकार का होता है, और अकारण छोटा भाई है वह बड़े भाई पर क्रोध क्यों करता है, किस कारण से करता है, और उसे बाद में किस तरह का पश्चाताप होता है, इसका वर्णन यहाँ पर भातृ स्नेह के माध्यम से दर्शाया गया है। अगली जो रचना है वह है मुंबापुरी वर्णनम। ठीक है, मुंबापुरी नाम से ही आपको क्लियर हो जाता है कि भाई इसमें तो मुंबई नगरी जो है, माया नगरी जिसको कहते हैं, उसका वर्णन है। तो मुंबई नगरी का जो साहित्यिक और मुंबई नगरी का जो वैभव है, वहाँ की जो पर्यटक स्थल हैं, इनका इन्होंने साहित्यिक शैली में इस काव्य में रचना की है। और ये सबसे लघुकाय पद्यात्मक ग्रंथ है इनका। ठीक है, सबसे लघुकाय पद्यात्मक ग्रंथ जो है वह मुंबापुरी वर्णनम है। इसके बाद है द्विज दशा प्रकाश। द्विज दशा प्रकाश, जैसे कि द्विज जो मतलब ब्राह्मण जो हैं, उन ब्राह्मण की दुर्दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इन्होंने यहाँ पर नवल किशोर कांकर साहब ने जो ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है, संध्या वंदन आदि कार्य या कर्मकांड आदि के जो कार्य हैं, वह कार्य को करने का या इन्होंने यहाँ पर संदेश दिया है कि तुम अज्ञानता के वश में होकर के जो व्यर्थ के काम हैं उनसे दूर रह करके जो अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य हैं, संध्या वंदन आदि करना, इसके बाद कर्मकांड आदि को करना, ये जो अपने प्रतिदिन के कार्य हैं उसको आप प्रतिदिन करें। और ये परम आवश्यक कर्तव्य के रूप में इन्हें अपने दिनचर्या में भी शामिल करें। इस प्रकार का संदेश नवल किशोर कांकर ने ब्राह्मण समाज को दिया है। और इस रचना में उस समय के तत्कालीन जो ब्राह्मणों की दुर्दशा थी उसका वर्णन भी इस रचना के माध्यम से इन्होंने किया है। इस प्रकार से यात्रा विलासम बहुत ही अच्छी रचना है और प्रसिद्ध है, और इसमें से प्रश्न भी आने की संभावना रहती है। आदर्श कन्या, सुकन्या, भातृ स्नेह, मुंबापुरी वर्णनम और द्विज दशा प्रकाश, ये जो रचनाएं हैं वह नवल किशोर कांकर साहब की प्रमुख रचनाएं हैं। अगली रचनाओं में जो है वह है शास्त्र सर्वस्वम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और इसमें से प्रश्न भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। शास्त्र सर्वस्वम, इसको 3 स्कंदों में बांटा गया है। कितने स्कंदों में बांटा गया है? 3 स्कंदों में बांटा गया है। पहला है वेद स्कंद, दूसरा है दर्शन स्कंद, और तीसरा जो है वह है साहित्य स्कंद। इन 3 स्कंदों में इसकी रचना की गई है। जो वेद स्कंद है, इस वेद स्कंद में इन्होंने 3 प्रकार के ऋषियों का वर्णन किया है। पहले हैं सृष्टि प्रवर्तक ऋषि, दूसरे हैं वेद प्रवर्तक ऋषि, और तीसरे हैं गोत्र प्रवर्तक ऋषि। ठीक है, इन्होंने तीनों प्रकार के ऋषियों का वर्णन इस वेद स्कंद के माध्यम से किया है कि सृष्टि प्रवर्तक ऋषि, वेद प्रवर्तक ऋषि और गोत्र प्रवर्तक ऋषि। इस प्रकार से इन्होंने इस वेद स्कंद में कहा है। दर्शन स्कंद में इन्होंने क्या किया है कि 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, 6 दर्शन हैं। उन 6 दर्शनों में इन्होंने 3 दर्शनों की ही महत्ता को सिद्ध किया है। 3 दर्शन की महत्ता को ही इन्होंने यहां पर दर्शाया है, और वह है, एक तो है वैशेषिक, सांख्य और वेदांत। वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, इन 3 दर्शनों को ही इन्होंने, इन 3 दर्शनों की महत्ता को ही यहाँ पर प्रतिपादित किया है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि इन्होंने वेदांत दर्शन और इसके साथ में ही दूसरा दर्शन है वह है सांख्य और वैशेषिक। इन 3 दर्शनों को, वेदांत, सांख्य और वैशेषिक, इन 3 दर्शनों को महत्ता को प्रतिपादित किया है। अगला जो है वह साहित्य स्कंद है। साहित्य स्कंद के माध्यम से छंद हैं, अलंकार हैं, साहित्यगत जो दोष हैं, गुण हैं, रीतियां हैं, इन सब का वर्णन साहित्य स्कंद के माध्यम से किया है।
ठीक है। शास्त्र सर्वस्वम इनकी बहुत अच्छी रचना है, 3 स्कंदों में विभाजित है, वेद स्कंद, दर्शन स्कंद और साहित्य स्कंद। चलिए अब नवल किशोर कांकर की ढूंढाड़ी भाषा में रचनाएं। मैंने पहले ही बोला था ना कि इनकी न केवल संस्कृत जगत की, न केवल हिंदी जगत की, अपितु ढूंढाड़ी भाषा में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। और वह है एक तो सेल सपाटा, लाखिण्या बोल और कादम्बरी। ये 3 रचनाएं जो हैं वह नवल किशोर कांकर साहब की ढूंढाड़ी भाषा में रचनाएं हैं। फिर से सेल सपाटा के अंदर तो इन्होंने मौज मस्ती है उसका वर्णन किया है। लाखिणा बोल के माध्यम से इन्होंने अपने तत्कालीन जो परिस्थितियां रही हैं उनका वर्णन किया गया है, बोल अपने पारिवारिक आसपास का जो माहौल है उसका। और कादम्बरी के द्वारा इन्होंने जो कादम्बरी है गद्य काव्य, उसको ढूंढाड़ी भाषा के माध्यम से इसमें चित्रण किया गया है। और एक बहुत ही अच्छी ब्रज भाषा की रचना है इनकी, और वह है नवल सतसई। नवल सतसई जो है उसमें 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। और 700 श्लोकों के माध्यम से इन्होंने ब्रज भाषा में उनके तत्कालीन जो भी परिस्थितियां रही उसका वर्णन किया है। और इसके साथ में ही इन्होंने तत्कालीन भारत की जो परिस्थितियां रही, तत्कालीन नारी समाज रहा, सामाजिक व्यवस्था, इन सारी समस्याओं का चित्रण इन्होंने नवल सतसई के माध्यम से किया है। और इस प्रकार से आज की इस क्लास में नवल किशोर कांकर जो हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसको भी हमने देखा। और इसके जो भी संभावित प्रश्न हैं, इन संभावित प्रश्नों को हम देखते हैं कि गत परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है यात्रा विलासम रचना वर्तते। यात्रा विलासम जो रचना है वह किसकी है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणः, जगदीश चंद्र आचार्यस्य, अगली नवल किशोर कांकरस्य या राम प्रताप शास्त्रिण। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा पंडित नवल किशोर कांकरस्य। अगली जो है वह है कवि चक्रवर्ती इति उपाधिना विभूषितः कः आसीत्। कवि चक्रवर्ती से विभूषित कौन था? नवल किशोर कांकर, मधुसूदन ओझा, पंडित जगदीश चंद्राचार्य, श्री राम दवे। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित नवल किशोर कांकर साहब जो थे, इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। और वह है कि नवल किशोर कांकरस्य खंड काव्यम अस्ति। कौन सा इनका खंड काव्य है? चलिए बताइए इनका खंड काव्य क्या है? तो मुंबापुरी वर्णनम इनका जो है वह खंड काव्य। राष्ट्रवेद वैदिक रचना भातृस्नेह नहीं है, यात्रा विलास नहीं है। तो मुंबापुरी वर्णनम जो है वह इनका खंड काव्य है। चलिए अगला है राष्ट्रवेदे आहत्य कति सूक्तानि सन्ति। राष्ट्रवेदे आहत्य कति सूक्तानि सन्ति। तो इसमें राष्ट्रवेद में मैंने पहले ही बता दिया 14, 11, 20 और 8। तो इनके राष्ट्रवेद में टोटल कितने सूक्त हैं? तो 11 सूक्त हैं। ठीक है। इस प्रकार से आज की क्लास में नवल किशोर कांकर साहब का रचना परिचय, व्यक्तित्व और कृतित्व को हमने देखा। और इनकी जितनी भी उपाधियां थी, इन्हें जितने सम्मान प्राप्त थे वो देखे। और इसके साथ में इनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए उसको भी देखा। और इनकी कौन सी संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं, कौन सी ढूंढाड़ी भाषा की रचनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को हमने आज की क्लास के माध्यम से देखा। और संभावित जो भी प्रश्न थे उनको भी हमने आज देखा। अगले कवि के साथ में अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी अध्ययन को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।